इस वक्त भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बड़े संकट से गुजर रहा है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश तक छोड़ना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम से भारत पर क्या असर पड़ सकता है और ये जो हिंसक प्रदर्शन है ये क्या मोड़ ले सकते हैं, इन सभी बातों को जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट संदीप त्रिपाठी जी से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू समृद्धि जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि शेख हसीना से ऐसी क्या नाराजगी थी जो इतने प्रदर्शन हो रहे हैं और इन्हें छोड़ के आना पड़ा देश? देखिए, ये नाराज़गी इंटरनल है और एक्सटर्नल है जी। ये दोनों तरह की नाराज़गी है। पहले इंटरनल की बात किया जाए, इमीडिएट जो फैक्टर ये था कि रिजर्वेशन को लेकर के एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, छात्रों का आंदोलन जिसे हम कहते हैं, और वो ये था, उसको भी हम क्लियर कर दें कि शेख हसीना गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो 1971 में जो लिबरेशन हुआ, बांग्लादेश का सृजन होता है, तो उस समय लड़े हैं, तो उनके परिवारों को रिजर्व करना, गवर्नमेंट में उनको छूट देना, तो एक तरह से एक रिसेटमेंट था, एक तरह से असंतोष था, और वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 16 जुलाई तक थोड़ा ग्रेजुअली चलता है। इसके बाद 16 जुलाई से वो एक अपना आक्रामक रूप लेता है। जी। आक्रामक रूप तब लेता है जब कई छात्र मारे जाते हैं या पुलिस हिंसक हो जाता है, प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, तो वो एक आक्रामक अपना स्वरूप लेता है। लेकिन जो कल की घटना हुई, बिल्कुल, वो जो फुटेज हैं, वो फुटेज किसी भी लोकतांत्रिक इतिहास में दुनिया में कभी ऐसा नहीं देखने को मिला है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जिस तरीके से तोड़ा गया, आग लगाई गई, वहाँ कब्जा किया गया, वहाँ को पूरी तरह से क्याटिक सिचुएशन में बदला गया। बिल्कुल, ये छात्र आंदोलन की ना तो दिशा होती है, ना तो ही उसका एक नजरिया होता है। बिल्कुल सर। उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश थी, और साजिश के पीछे एक राजनीतिक बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसका, और वो बैकग्राउंड 3 देश हैं, जिसमें से 2 देशों का तो बहुत ही विजिबल रोल क्लियर है, जैसे पाकिस्तान और चाइना का। मैं आगे बताऊंगा कि चाइना किस प्रकार रोल रहा, पाकिस्तान का क्या फ्यूलिंग फैक्टर रहा है। लेकिन अभी ये समझने के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका भी खुश नहीं था शेख हसीना गवर्नमेंट से। अच्छा। और यस, दोनों, चाइना और अमेरिका दोनों चाहते थे कि वहाँ अपना एक, स्पेशली मैं अमेरिका की बात करूँ, अपना मिलिट्री एयरबेस बनाना चाहता है। ओके। और चाइना तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था कि बांग्लादेश पर हम अपना बांग्लादेश को मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल की तरह वो देखना चाहता था, जो शेख हसीना ऐसा कभी नहीं करने देना चाह रही थी। वो बैलेंस करना चाह रही थी और बैलेंस कर भी रही थी, चाइना और हिंदुस्तान को लेकर के। तो आप कह सकते हैं कि फ्यूलिंग फैक्टर जो है वो है आपका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनकी खालिदा जिया प्रेसिडेंट है। वो कंटिन्यूस इसको फ्यूल कर रही थी, इस मूवमेंट को। और इसके बाद मैंने आपको एक्सटर्नल, पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश और भारत के संबंध मधुर रहें, और बांग्लादेश जिस तरीके से आर्थिक प्रगति में था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहाँ चल रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स चल रहे थे, तो ये सब चीज़ें बांग्लादेश के पॉलिटिकल तासीर में नहीं था। जिस प्रकार से हमने देखा पिछले 1971 से आज तक, जिस प्रकार से मिलिट्री कूप होते हैं, तो उनको इतनी शांति थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होती है। और मुझे लगता है यही रीज़न रहा कि सारे फैक्टर्स मिल करके और शेख हसीना जी को अपना देश छोड़ना पड़ा। फिलहाल वो भारत में है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि जो तख्ता पलट हुआ है, इसके बाद बांग्लादेश में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इमीडिएट चेंज तो सबसे पहले पॉलिटिकल चेंज है, और पॉलिटिकल चेंज में वहाँ की आर्मी चीफ ने एड्रेस किया देश को, ये बोला कि आप अपने घरों में जाइए, और शेख हसीना जी यहाँ से देश छोड़ चुकी हैं, और उन्होंने इनविटेशन दिया विपक्ष की पार्टी को, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। और मुझे लगता है कि फाइनली खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। ओके। तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि 91 से आप देखिए जिससे वहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है, क्योंकि 75 से लेकर 91 तक वहाँ कहीं ना कहीं मिलिट्री कूप था, मिलिट्री रिजीम थी। 91 के बाद से जब वहाँ पर खालिदा जिया वर्सेस शेख हसीना चलता रहा, कभी वो प्राइम मिनिस्टर रही, कभी ये रही, तो अब जब वो देश छोड़ चुकी हैं पूरी तरीके से, तो वहाँ पर एज ए वैक्यूम है, और उसको खालिदा जिया वैक्यूम को फिलअप करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, मेरा एक सवाल और है कि जो बांग्लादेश में ये सब जो चल रहा है, इस पे जो मुख्य हमारा जो सवाल होगा कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत पर जब प्रभाव की बात करते हैं, तो वो देश जिसकी सरहद हमारे 5 राज्यों से मिलती है। बिल्कुल।
4096 किलोमीटर किलोमीटर्स। हमारा उनकी जो लाइन है वो शेयर करते हैं, साझा करते हैं। स्ट्रेटजिकली सामरिक दृष्टि से अपने नेबरहुड में जितना स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंस बांग्लादेश रखता है वो कोई कंट्री नहीं रखती। उसका रीज़न एक ये है कि सबसे पहले तो 5 राज्यों की सबसे बड़ी सीमा है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसे पूर्वोत्तर भारत हम कहते हैं, वहाँ तक की कनेक्टिविटी के लिए, वहाँ के विकास के लिए बांग्लादेश के साथ मधुर संबंध रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक रिजीम होना इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। 2 फैक्टर इसमें ये है कि यदि एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन इन इंडिया बांग्लादेश टाइज में डिरेल द काइंड ऑफ ऑनगोइंग रोबस्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंट्रीज। फर्स्ट आपको बताता हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात। 2009 के बाद से क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, स्पेशली बांग्लादेश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं। इंडिया ने क्या किया, आज की कंडीशन इस समय एज ऑफ नाउ हमारे 13 बिलियन डॉलर ट्रेड बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉटन। हम 34% जो हमारा एक्सपोर्ट होता है कॉटन वो सिर्फ बांग्लादेश को होता है। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का इम्पोर्टेंट रोल कितना है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 2016 से लेकर के अभी तक क्रेडिट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट को और लोन में थोड़ा सा मैं दर्शकों को यहाँ पर समझाना चाहूँगा क्योंकि यही अंतर है। चाइना लोन देता है, इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट ये है कि किसी भी देश के विकास के लिए हम अपने लोन की शर्तें बहुत मिनिमम रखते हैं और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। तो कंट्री को बर्डन नहीं फील होता है, रिपेमेंट का प्रोसेस और इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है। तो इंडिया क्या किया है कि अभी तक जो है हमने 8 बिलियन डॉलर बांग्लादेश के दिया 2016 से लेकर के अभी तक। और वो किसके लिए? वो रेल, रोड, शिपिंग एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। एक मैं जो हमारा बांग्लादेश के साथ अभी करंट में अखरौला और अगरतला बॉर्डर रेल हमारा जो है क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक है। तो ये इस तरह की कनेक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है उस समय जब हम अपने नॉर्थ ईस्ट को विकास के लिए कमिटेड हैं। अदरवाइज आप देखिए कि पश्चिमी बंगाल और असम यानी कि नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए एक चिकन, जिसे कहते हैं चिकन डेक, जिसकी 22 किलोमीटर सीमा है और वहाँ से हमारा जो एंट्री गेट है वो कहा जाता है और वो बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन में है। वहाँ पर डोकलाम आपने सुना होगा कि चाइना डोकलाम में बैठ करके उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो वो सेंसिटिव प्लेस है। उसका अल्टरनेटिव नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचने के लिए इस तरह की मैंने बताया कि क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, जैसे मैंने अखरौला अगरतला की जो बात की, तो ये सब हमारे इम्पोर्टेंट होते। बिल्कुल। दूसरा मैं इसी में जोड़ना चाहूँगा, जब भी मैं इकोनॉमिक कनेक्टिविटी या ट्रेड रिलेशंस की बात कर रहा था, इट्स ए वेरी रोबस्ट ट्रेड रिलेशन विद बांग्लादेश। बिल्कुल। ये अवामी लीग लेड लीडरशिप अंडर शेख हसीना के उसमें हुआ। शेख हसीना जी के नेतृत्व में इंडिया ने अभी मैं बता दूं जनवरी 2024 में हमने बात किया कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे। ये इस बात का संकेत है कि दोनों देश के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वहाँ पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अक्टूबर 2023 में हमने बात की उसका एक्सटेंशन हमने सेपा की बात की। तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बांग्लादेश कंटिन्यू जोर दे रहा था और ये बातें न तो पाकिस्तान को पसंद थी न तो चीन को पसंद थी। चीन चाहता था कि बांग्लादेश मेरी गोद में वैसे ही बैठे जैसे इस्लामाबाद। शेख हसीना वैसे नहीं बैठना चाहती थी और यही कारण है कि भारत की यात्रा के बाद जब वो बीजिंग जाती हैं तो उनकी यात्रा तो 5 दिन की थी, लेकिन वो चौथे दिन ही वहाँ से आ जाती हैं। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, आपने चीन की बात करी, इस समय ऐसी बातें बन रही है कि जो चीन है वो कोई साजिश रच सकता है, ऐसा भी कुछ है?
जी, आपने सही कहा कि और मैंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में भी बोला था कि चीन की एक अपनी बेचैनी है। चीन की बेचैनी ये है कि चीन की एक फिलॉसफी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। भारत को घेरो, बिल्कुल। इंडियन ओशन में घेरो, भारत के जितने भी नेबरहुड में वहाँ अपने मिलिट्री एयरबेस बनाओ, वहाँ के जो पोर्ट्स हैं उनको कर्जा दो और उनको पोर्ट को अपने पोजीशन में रखो, जैसे मैंने श्रीलंका की बात की। जी। और श्रीलंका में आज से जस्ट 2 साल पहले 2022 की जो श्रीलंका की तस्वीरें थी वो रिपीट किया बांग्लादेश में। यानी कि हमारा जो सदर्न है, जो नेबर है, वहाँ भी यही क्रिटिक सिचुएशन, उसके लिए चाइना जिम्मेदार है। उनको लोन देता गया, इकोनॉमिकली वो गिरफ्त में आ गया, लोन चुका पाने की स्थिति भी नहीं थी। तो चाइना की जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी वो कंप्लीटली वो रन करती है इंडिया के नेबरहुड में। चाइना चाहता है कि इंडिया का जो नेबरहुड डिस्टेबलाइज रहे, अशांत रहे, और वहाँ हम अपने मिलिट्री एयरबेस बनाएं और भारत पर पूरी तरीके से नज़र रखें। तो उसके इस फिलॉसफी में पाकिस्तान खरा उतरता है। ग्वादर पोर्ट मैंने हमेशा मैं जिक्र करता हूँ कि ग्वादर पोर्ट पे उसका कंट्रोल है। हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका का, उस पर उसका कंट्रोल है, और इवन म्यांमार पर उसका कंट्रोल है। नेपाल की सरकार कभी हमारे कभी चाइना, वो रिलेक्टेंट रहती, उनकी कंटिन्यूटी नहीं रहती स्टैंड को लेकर के। तो आप समझिए कि चाइना, बांग्लादेश एक ऐसा मात्र देश था, शेख हसीना, जो बैलेंस करके चल रही थी, और ये संतुलन चाइना को असंतुलित कर रहा था मानसिक रूप से। बिल्कुल। शी जिनपिंग मानसिक रूप से असंतुलित थे कि शेख हसीना जो है भारत के साथ इतने मधुर संबंध क्यों बना रहे हैं, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास क्यों कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं दोनों कंट्री, और इतना जो ट्रेड हो रहा है $13 बिलियन का, वो बंद हो रहा है। तो बांग्लादेश जिसकी अपना इतिहास है, जिसका अपना इतिहास है मिलिट्री कूप का, जहाँ सोशल अनरेस्ट का इतिहास है, वहाँ पर सिविल सोसाइटी इमर्ज कर रही थी। ये बात पाकिस्तान और चाइना दोनों को बर्दाश्त नहीं थी। बिल्कुल। अब ये ऐसी बातें आपने बताई, चीन की ऐसी हरकतें हो सकती हैं। इसके बाद अब आपको क्या लगता है कि ये सबसे बड़ा सवाल होगा, मेरे हिसाब से हर कोई जानना चाहता है कि बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा? बांग्लादेश का भविष्य को यदि मैं शेख हसीना जी के जो उनके लड़के इस समय वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं, उनका स्टेटमेंट बताता हूँ। वो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने बहुत कुछ अपने खून से इस देश को सींचा। दैट मीन्स कि रेडिकलाइजेशन से वो मॉडरेट बांग्लादेश को लाने में शेख हसीना जी का बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल। और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में, वहाँ का प्लूरल सोसाइटी को पूरा तरह से थ्राइव करने में, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने में। जी। तो बांग्लादेश एक कह सकते हैं मॉडरेट फिलॉसफी की ओर बढ़ रहा था। और आपको भी बता दूं कि एशिया में ये कहा जाता था कि जो बहुत ही पिछड़ा देश था वो एक मेन स्ट्रीम में आ रहा था। बिल्कुल। तो उनके जो बेटे, आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अब नाउ इट इज गोइंग टू ग्रिप अंडर द रेडिकलाइजेशन। अब वो रेडिकलाइजेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि जो विपक्ष की पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जी इसके नेता हैं, उनका पहले से इतिहास रहा है प्रो चाइना एंड प्रो पाकिस्तान। तो अब बांग्लादेश को यदि देखना होगा तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पाकिस्तान बैठा है, और जहाँ पाकिस्तान बैठाएगा तो फिर आपको मालूम है कि उसकी तासीर क्या होगी। बिल्कुल। आपने सर इस मुद्दे से जुड़ी कई अहम बातें बताई हैं जो शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसी और भी जानकारी के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़।